हेलो फ्रेंड्स। एक बार फिर स्कैरी सागा की तरफ से मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त, आपका घोस्ट जॉन विक। कैसे हैं आप लोग? बाबा खुश बाश चाक चंगो भलो जोड़ मतारो। आई होप आप सब मज़े से इंजॉय कर रहे होंगे लाइफ को। फर्दर ये दुआ करता हूं कि ऐसे ही हमेशा मज़े से इंजॉय करते रहें लाइफ को। मेरे पास आओ मेरे दोस्तों, एक किस्सा सुनो। मेरे पास आओ मेरे दोस्तों, एक किस्सा सुनो। तो फ्रेंड्स, हमने देखा था कि बीबी नसरीन को बुक मिल गई थी और वो दिन रात उसी के मुताले में मशगूल थी। उसमें 2.5-3 महीने गुजर चुके थे। ना उसको कुछ खाने का होश था, ना सोने का होश था, ना पीने का होश था, ना वो उस रूम से कभी बाहर निकली, जबकि उसका शौहर शुजा बहुत परेशान था। और बिलाखिर वो दिन आ गया जब नसरीन की छोटी बहन, जो उसी गांव में रहती थी, उसकी शादी तय पाई। और जिसके साथ शादी तय पाई वो शुजा का बहुत अच्छा दोस्त था। तो उसकी बहन नसरीन से मिलने आई और उससे गिला करने लगी कि बहन, तुम तो कमरे से निकलती नहीं, कहीं आना जाना भी तुमने छोड़ दिया, ना हमारे घर आती हो, ना हम तुमसे कभी मिल सकते हैं। जब भी आते हैं तुम किसी किताब के मुताले में मशगूल रहती हो। हमसे बातें किया करो, हमसे मिला करो, घर आया करो, क्यों तुमने ज़िंदगी जीना छोड़ दिया? लेकिन नसरीन ने उसकी बात का कोई जवाब न दिया और सीधा मुद्दे पे आई कि यहाँ क्या कर रही हो, क्यों आई हो? तो बहन ने खफा होते हुए बोला कि मेरी शादी तो हो गई है और 3 हफ्ते के बाद मेरी शादी है। उस पर तो आओगी ना, या उस पर भी नहीं आओगी? ये सुनकर नसरीन को भी थोड़ा सा बुरा लगा कि शायद वाकई उसने गलत किया, और बहन के साथ वादा किया कि मैं तुम्हारी शादी में आऊँगी। तो फिर उसने आहिस्ता आहिस्ता कुछ टाइम के लिए, दिन में कुछ टाइम निकाल कर बहन के घर जाती थी और उसके शादी की तैयारियों में उसका हाथ पटाती थी। इंसानों में उठने बैठने लगी। हाँ, जाहिर सी बात है, उसका दिन का बहुत जो बड़ा एक चंक था टाइम का, बहुत जो ज़्यादा टाइम था, वो बुक पे जा रहा था। और उसने कुछ 30 के करीब अल्फाज जो थे वो ढूंढ लिए थे। अभी भी उनकी तरतीब रहती थी, लेकिन 30 अल्फाज जो थे उसको मिल गए थे। फिर वो दिन आ गया जिस दिन इसकी बहन की शादी थी। सब लोग शादी में शरीक थे। गांव के एक छोटे से मैदान में सारे लोग इकट्ठे हुए, क्योंकि बड़ा गांव तो था नहीं, कोई 35-40 लोग थे उस गांव में, बच्चे बूढ़े जवान खवातीन हजरात सब मिलाकर वो इकट्ठे हुए। और शादी का खाना अभी शुरू होने वाला था। और जैसे ही मौलवी साहब ने ऐलान किया कि अब खाना खोल देना चाहिए, इससे पहले कि खाना खुले, अचानक से कोई 15 लोग, जो हट्टे कट्टे और बॉडी बिल्डर टाइप, बड़ी मजबूत फिजिक के, वो इनको दिखे कि इनकी तरफ आ रहे हैं। उन सब ने अपने चेहरों पे मेटल के मास्क लगाए हुए थे। कुछ ने चमड़े के भी लगाए हुए थे, लेकिन ज़्यादातर मेटल के थे। और हाथों में उनके कोई ना कोई हथियार था। हथियार किस टाइप का? किसी के हाथ में बहुत बड़ा कोई हथौड़ा था, किसी के हाथ में कोई कुल्हाड़ी थी। लेकिन ये हथौड़े और कुल्हाड़ियाँ, ये तलवारें जो भी उनके पास थी, वो नॉर्मल नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो प्रोफेशनल कातिल थे, असासिन थे। उनके वो हथियार जो थे वो बहुत ही तेज़ थे और बड़े थे। जैसे बस किसी बड़े से जानवर को, या अगर इंसान को वो काटना चाहें तो एक ही झटके में काट के रख देंगे। तो वो जब इनके नज़दीक आए तो ये यही सोच रहे थे कि किसी से बात करेंगे, हमसे बात करेंगे। मौलवी साहब थोड़ा आगे बढ़ गए कि बात करेंगे ये, या उनके उनके गांव के नहीं थे, कहीं बाहर से आए थे, तो बात करेंगे ऑब्वियसली, या कुछ पूछेंगे। लेकिन उन लोगों ने ना किसी से बात की, ना कुछ पूछा।
जो आगे लोग थे उनके 5-6, उन्होंने जो टेबल्स पर खाने रखे थे उनको गिरा दिया, टेबलें गिरा दी, उल्टी कर दी ना वहाँ पर, सब खाना गिरा दिया, वेस्ट कर दिया। अब इनके एक तरफ से जो नौजवान थे थोड़ा आगे बढ़े कि इनको रोका जाए कि ये क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, मतलब कौन हो आप लोग। इससे पहले कि वो कुछ बोलते, बस सिर्फ आगे ही बढ़े थे कि वहाँ पीछे जो एक बंदा था जो इनका लीडर लग रहा था, वो एक बहुत ही मजबूत जसामत का बंदा था, बॉडी बिल्डर टाइप, कोई 6.5-7 फीट का बंदा था। उसने अपने चेहरे पर मेटल का मास्क लगाया हुआ था और एक स्लीवलेस जैसे टी शर्ट होती है या बनियान जिसके कह लें, वो पहनी हुई थी और पैंट पहनी हुई थी, लेकिन उसके डोले शोले बने हुए नज़र आ रहे थे। उसकी गोद में एक हाथ में एक तरफ एक छोटी बच्ची थी जो बेहोश लग रही थी, होश में नहीं लग रही थी, और दूसरे हाथ में उसके गन थी, बंदूक। उसने ऊपर उसका मुंह करके और फायर कर दिया, हवाई फायर कर दिया। और फायर सुनकर सब लोग रुक से गए, क्योंकि ये चीज़, बंदूक जो गन थी, इनके गांव में तो किसी के पास भी नहीं थी, लेकिन कुछ लोगों ने इसके बारे में सुना ज़रूर था कि ये ऐसी चीज़ होती है, दूर से भी मार सकती है। तो वो जो नौजवान आगे बढ़ रहे थे बात करने के लिए या इनको रोकने के लिए, वो रुक गए कि भाई ये तो कोई ख़तरनाक से लोग लग रहे हैं और इनके आने का मकसद तो अभी इनको पता नहीं था, लेकिन वो रुक गए। तो फिर मौलवी साहब आगे बढ़े और उस बंदे से जो उनका लीडर लग रहा था उसको मुखातिब किया और बोला कि भाई कौन हो आप और यहाँ क्यों आए हो, क्या चाहते हो आप, ये इस तरह से तबाही मचाने का क्या मकसद है। हम तो सीधे साधे लोग हैं, गरीब लोग हैं, किसान लोग हैं, हमारे पास तो कुछ है नहीं कि हमसे लूट कर ले जाओगे। तो उस बंदे ने कहा कि तुम्हारे पास है ही क्या जो हम लूटने आए होते, हम लूटने नहीं आए हैं। तुम लोग यहाँ पर उल्टी सीधी बातें करते हो, हम लोगों पर जादू टोना करते हो। मैं यहीं से पड़ोस के गांव से आया हूँ, हमारे गांव में एक बीमारी आई है, एक अजाब आया है और उसकी वजह से लोग मर रहे हैं, उनको स्किन डिजीज़ हो रही है, सब लोग मर गए हैं और हम ये इसीलिए ये मास्क लगा के घूम रहे हैं लोहे के, ताकि हमें वो बीमारी ना लगे। और जिन्होंने ये ऐसे मास्क लगाए हैं उनको वो नहीं लग रही, लेकिन ये मेरी बेटी है जो मेरे गोद में है, इसको ये बीमारी लग चुकी है और ये बेहोश है। अब मुझे ये सही चाहिए हर हाल में, ये तुम लोगों की वजह से, तुम लोग करते हो, ये जादू टोना करते हो और इस वजह से ये होता है। तो मौलवी साहब ने जवाब दिया कि भाई हम ऐसा कुछ नहीं करते, हम क्यों करने लगे जादू टोना, और तुम लोगों को पे क्यों करेंगे, हम तो तुम्हें जानते तक नहीं हैं। बहरहाल वो सुनता रहा, लेकिन एक न मानी मौलवी साहब। जब मौलवी साहब ने बहस करना शुरू किया कि भाई हमारे पास तो कोई ऐसे रिसोर्सेज नहीं है, हम इस बच्ची को कैसे सही कर सकते हैं, इसको आप शहर ले जाओ और वहाँ से कोई दवाइयाँ दिलाओ इसको, या किसी डॉक्टर को दिखाओ या किसी हकीम को दिखाओ, वो इसका इलाज करें, हम लोग कैसे इलाज करेंगे, हम इसको सही कैसे कर सकते हैं। उसने जवाब दिया कि भाई मैं गया था वहाँ पर, लेकिन उन लोगों ने मुझे जवाब दे दिया और उन्होंने कहा कि इस पे बहुत सख्त जादू का असर है और इसी वजह से ये इतनी बीमार हुई है, अब ये सही नहीं होगी, अगर होगी भी तो जहाँ से जादू किया गया है वहीं से होगी। मौलवी साहब ने फिर उसको समझाने की कोशिश की कि भाई जादू टोना नहीं होता, हम लोग नहीं करते, ऐसा कुछ भी नहीं है। इतने में उस लीडर के साथ एक और बंदा था, उसके हाथ में भी बंदूक थी, वो बड़ी सी बंदूक थी। उसने सीधी की और उसका बंदूक का मुंह जिस तरफ था, जो उसके सामने था, बस उसने फायर कर दिया। गांव के एक नौजवान को वो गोली लगी और वो ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो गई। वो गिरा ज़मीन पर और गिरते ही उसकी डेथ हो गई। अब सब लोग डर गए कि ये क्या हो रहा है भाई,
ये क्या हो गया, ये तो उन्होंने सोचा तक नहीं था। अब इससे पहले कि कोई और कुछ बोलता या कोई और कुछ करता, क्योंकि अब गर्मा गर्मी बढ़ गई थी और सबको यही लग रहा था कि आज तो हम सब लोग गए काम से, ये किसी की सुनेंगे नहीं, क्योंकि ये जंगली लोग हैं, ये सुनेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, कुछ भी कर लो। ये इस बात पे बज़िद थे कि भाई आपने जादू किया है तो आपने ही किया है बस। तो ये किसी को, जैसे एक बंदे को उन्होंने उड़ा दिया तो ये पूरे गांव को ही उड़ा देंगे। तो उस गांव का जो हकीम था वो आगे बढ़ा और उसने कहा कि ठीक है, किसी को मारने की ज़रूरत नहीं, किसी को नुकसान देने की ज़रूरत नहीं है, मैं कोशिश करूंगा, मैं इसको सही कर सकता हूँ, मैं यहाँ का हकीम हूँ, मैं कोशिश करूंगा, मुझे एक मौका दे, किसी को भी नुकसान ना दे। तो जो लीडर थे, जो उस बच्ची को उठा के आए थे, उसको बोला कि हाँ भाई बताओ कहाँ है तुम्हारा घर, चलो। फिर सब लोग, वो जो टोला था पूरा 15 लोगों का, दिखने में तो डाकू ही लग रहे थे, क्योंकि इतने हट्टे कट्टे और हथियारों के साथ तो डाकू ही हो सकते हैं, और तो कोई हो सकता, किसान तो ऐसा नहीं होता, मजबूत ज़रूर होता है लेकिन उसके पास हथियार नहीं होते इस तरह के जैसे इन लोगों ने उठाए हुए थे। वो सब मिलकर उस बच्ची को उठाकर आ गए हकीम साहब के घर और बच्ची को वहाँ रख दिया। अब हकीम साहब ने इलाज करना शुरू कर दिया, लेकिन शादी तो खराब हो गई। ये वहाँ बच्ची को रख के फिर गए वापस उसी जगह जहाँ पर वो लोग खड़े थे शादी में, और उनको धमकी देने लगा। जो सरदार था उनका, उसने उनको धमकी दी कि इस टाइम में अगर कोई भी गांव से बाहर जाने की कोशिश करेगा, किसी को भी हमने गांव से बाहर जाते देखा तो उसको वहीं पे फौरन हम मार देंगे। अब वो बोल ही रहा था कि उसी के दरमियान जो दुल्हन थी वो आगे बढ़ाई और आकर इसको बोला कि भाई मेरी शादी हो रही थी, ये आप क्या कर रहे हो, क्यों मेरी शादी आपने खराब की, क्यों आपने किसी को मार दिया, हमारा क्या कसूर था, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, मेरी शादी को तुमने क्यों खराब किया। बजाय इसके कि वो बंदा इसकी बात का जवाब देता, उसने एक बहुत ही जोरदार घूंसा दुल्हन के पेट में मार दिया। दुल्हन फौरन वहीं पे गिर गई, पेट पकड़कर लेट गई जमीन पे। ऑब्वियसली वो एक खातून थी, लड़की थी, ये इतना 6.5-7 फुट का बंदा था, वो भी बॉडी बिल्डर टाइप। जब उतना जोर से उसने घुसा मारा तो वो गिर ही गई। नसरीन भागी आई और आकर उसने अपनी बहन को उठाया, उसका सर अपनी गोद में रखा, लेकिन वो उठने के काबिल नहीं थी, उठ के खड़ी नहीं हो पा रही थी, वहाँ पर बस लेटी ही रही और वो बेहोश हो गई। लेकिन नसरीन कुछ ना बोली, कोई कुछ ना बोला। इसने सबको धमकी दी, धमकाया, कोई भी गांव छोड़कर नहीं जाएगा, ये बोलकर ये चला गया वापस उसी घर में जहां पर अपनी बेटी को छोड़कर आया था। और जो 2-4 लोग इसके साथ वापस आए थे वो भी वहीं चले गए। ये घर के अंदर हकीम साहब के साथ बैठा और बाकी जो लोग थे वो घर के बाहर पहरेदारी देने लगे और कुछ लोग गांव की पहरेदारी करने लगे ताकि कोई भी गांव से बाहर भाग ना पाए। अब नसरीन की बहन की शादी खराब हो चुकी थी। नसरीन को बहुत गुस्सा आया जब ये सब चले गए, तो उसने मौलवी साहब को कहा कि मौलवी साहब ये नहीं हो पाएगा, ये लोग बहुत ही ख़तरनाक लोग हैं और ये नहीं मानेंगे, ये हमारे गांव को जलाकर ही मानेंगे, ये हमारे गांव को तबाह कर देंगे। क्यों? क्योंकि आप देखा ये लोग ऐसे ही हैं, ये तबाह करते हैं, ये बनाते नहीं हैं, बिगाड़ते हैं। अब ये बच्ची जिस तरह की बीमारी की शिकार हुई है तो ये तो नहीं हो सकती सही, मुझे नहीं लगता कि ये बच पाएगी, और अगर ये नहीं बची तो ये हम में से किसी को नहीं छोड़ेगी। तो मौलवी साहब ने उसको कहा कि तुम क्या चाहती हो, हम क्या करें? हकीम साहब कोशिश कर रहे हैं, यही कर सकते हैं हम और क्या कर सकते हैं? इसने कहा नहीं। नसरीन ने कहा कि नहीं, ये इस मसले का हल नहीं है। मौलवी साहब ने कहा फिर क्या हल है, तुम बताओ, तुम्हारे जहन में क्या आ रहा है, क्या चाहती हो? तो नसरीन ने कहा कि हमें कीचड़ का जिन बनाना पड़ेगा। मौलवी साहब ने उसको गौर से देखा। तुम्हें पता है तुम क्या कह रही हो? हाँ मुझे पता है। जादू की किताब में जैसे तरीका लिखा हुआ है, हमें कोशिश करनी चाहिए
आप भी मुझे थोड़ा गाइड करें, हम उस जिन को बनाएंगे और वो इन 15 के 15 लोगों को उखाड़ के फेंक देगा, यहाँ से भगा देगा या मार देगा या जो भी है, लेकिन हमको ज़रूर बचा लेगा। मौलवी साहब ने कहा, तुम जानती ही कितना हो इस बुक के बारे में, इस सिस्टम के बारे में या मट्टी के जिन के बारे में तुम कुछ नहीं जानती, तुम्हें कुछ नहीं पता। इसी वजह से इस टॉपिक पर बात मत करो, क्योंकि अगर मिट्टी का जिन, कीचड़ का जिन बना तो वो ज़रूरी नहीं कि इनको ही तबाह करे, वो इस गांव को भी तबाह कर सकता है, हम सब लोगों को मार सकते हैं। लेकिन नसरीन अपनी बात पे बज़िद थी। बहरहाल ये बहस यहीं ख़त्म हो गई बगैर किसी नतीजे के। सब लोग अपने अपने घर चले गए। नसरीन फिर से आकर उसी किताब पे बैठ गई और बाकी जो है वर्ड्स ढूंढने में लग गई। और इसी तरह से 2 हफ्ते मज़ीद गुजर गए। सब लोग बहुत ही टेंशन में, बहुत ही डिप्रेस्ड, बहुत ही प्रेशर में रह रहे थे, क्योंकि गांव में कुछ कातिल घूम रहे थे। बिल आखिर 2 हफ्तों के बाद नसरीन को सारे के सारे 72 वर्ड्स मिल गए और उसने जब लिखना शुरू किया सीक्वेंस में, तो उसके कानों में कुछ अजीब सी आवाज़ आती थी, ऐसे जैसे कोई ना विस्पर कर रहा हो, कुछ बोल रहा हो इसके कानों में। लेकिन ये लिखती गई। जब एक वर्ड इसने लिखा उस वक्त विस्पर नहीं हुई, तो इसको लगा कि शायद ये इसने गलत लिख दिया, तो उसको हटा के फिर दोबारा लिखने लगी। तो इसी से उसने 72 वर्ड सीक्वेंस में जब लिख दिए और वो विस्पर कंटिन्यू रही, बंद नहीं हुई, 72 वर्ड्स तक चली, तो इसको लगा कि हाँ भाई, अब ये मेरा मंत्र जो है वो तैयार है। उसने उस पेपर को रोल किया, जो पानी इसको चाहिए था, जिस पानी का जिक्र था, वो इसने उठाया और फ़ौरन भागी जंगल की तरफ, क्योंकि जिस मट्टी से, जिस कीचड़ से जिन बनाने का तरीका लिखा हुआ था, वो उसको जंगल में ही मिल सकती थी। ये जानती थी कि जंगल के पहले गांव की पहरेदारी वो 15 कातिल कर रहे हैं और वो इसको जाने नहीं देंगे। तो इसी वजह से ये मगरिब के बाद रात को अंधेरे का फ़ायदा उठाकर जंगल में चली गई। बिलाखिर वो उस जगह पहुंची जिस जगह जो निशानियां बताई गई थी कि इस तरह की मट्टी से, इस तरह की कीचड़ से ये बन सकता है। उस मट्टी में इसने वो पानी मिलाया जो पानी ये साथ लाई थी, और एक 12 से 13 साल के बच्चे के शेप की इसने एक मिट्टी का जमीन, उसके चारों तरफ एक खड्डा खोदा और उसमें तेल डाल दिया। ये सारा प्रोसेस उसमें जो इसने समझा, जो लिखा, अब वो लेके आई। इसको नहीं पता ये सही भी है या ये गलत भी है, कुछ नहीं पता, लेकिन इसने करके और उसमें लगा दी आग। क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू बुक ये जब मट्टी से जिन बनेगा, उसमें जब आग लगा दी जाएगी तो वो मट्टी या कीचड़, पानी से क्या होगा, कीचड़ बन जाएगी। कीचड़ में जब आग लगेगी साइडों में, उसके चारों तरफ, तो वो पक के और वो जिन बन जाएगा। लेकिन उससे पहले उस कीचड़ के जो स्टेचू इसने बनाया उसका छोटा सा मुंह बनाना पड़ेगा, और उसमें वो जो पेपर इसने लिखा है जिस पे 72 वर्ड्स इसने लिखे, उसको रोल करके और उसके मुंह में डालना पड़ेगा। तो नसरीन ने उसी प्रोसीजर को फॉलो किया। कीचड़ का स्टेचू बनाया, उसका मुंह बनाया, पेपर को रोल करके उसके मुंह में डाल दिया और चारों तरफ उसके ऑयल डालकर और इसने आग जलाई। जैसे जैसे आग जलती गई, अब लास्ट जो प्रोसेस था वो ये था कि इसने उस कीचड़ के स्टेचू के मुंह, जो उसने मुंह बनाया था जहाँ इसने पेपर डाला है, वहीं पर अपना हाथ काटकर डायरेक्ट ऊपर से खून के ड्रॉप्स गिराने उसके मुंह में। और नसरीन ने यही किया, और उसके बाद जितने क्वांटिटी ब्लड की लिखी हुई थी वो उसके मुंह में गई, फिर उसके सामने खड़ी हो गई। जब आग जल रही थी, बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई, तो पता नहीं क्या हुआ, नसरीन को एक चक्कर सा आया, वो विष खा के गिर गई और बेहोश हो गई। जब उसकी आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी, और वहाँ पर जहाँ इसने स्टेचू बनाया था, जब उसने देखा तो जो स्टेचू इसने बनाया था, स्टेचू तो था नहीं, लेकिन एक खड्डा खोदा हुआ था। इसकी समझ में कुछ नहीं आया
कि ये क्या हुआ, जो स्टेचू इसने बनाया था वो कहाँ गया। आग तो जाहिर सी बात है बुझ गई होगी, लेकिन उसको समझ में जब कुछ नहीं आया तो खामोशी से चुपचाप अपने घर चली गई। जब वो घर पहुंची तो घर में तो कुछ न था, ऐसा कोई चेंज इसने नहीं देखा, लेकिन इसको पता नहीं क्यों ऐसी उम्मीद थी कि इसने जो कुछ किया था, जो स्टेचू बनाया था, उसमें जान आ गई होगी, लेकिन वहाँ कुछ न था। जब इसने देखा तो वहाँ पर तो सिर्फ खड्डा था। अब वो क्यों हुआ था ये भी नहीं जानती थी, क्योंकि ये तो पूरी रात बेहोश पड़ी थी, उसके बीच में क्या हुआ ये नहीं जानती। तो थोड़ी सी आवाज़ आई, कहाँ से? इनके घर के साथ ही एक छोटा सा हॉल टाइप एक कमरा बना हुआ था, जहाँ पर किसी टाइम में इनके पास 2 भैंस हुआ करती थी और वो वहाँ रहती थी, उनको बांधा हुआ था। उनका खाना वगैरह वहाँ चारा उनको देते थे, लेकिन बाद में जब इनके बेटे की डेथ हो गई थी तो उसके बाद ना इन्होंने उसका ख्याल किया, ना कर पा रही थी, अपने होशो हवास में ही नहीं थी काफ़ी अरसे तक। तो फिर शुजा ने दोनों भैंसें जो थी वो सेल कर दी थी। वहाँ से जब आवाज़ आई तो ये फ़ौरन भागी उस तरफ के, इस कमरे में तो कोई भी नहीं होता था, कुछ भी नहीं है, किस टाइप की आवाज़ है। जब वहाँ गई तो उसको वहाँ पर एक छोटा सा बच्चा नजर आया जो कीचड़ से लथपथ है बिल्कुल, लेकिन वो इसके गांव का नहीं था। इसने जब उसको गौर से देखा तो ये समझ गई कि ये कीचड़ का जिन है और ये इसके खून से जिंदा हुआ है। इसी वजह से वो सीधा यहाँ पर आया, क्योंकि उसको वो सब पता है जो इसको पता है, लेकिन वो बोल नहीं पा रहा था। उसने कुछ कपड़े नहीं पहने हुए थे, तो ये उसको लेकर अपने बेटे के कमरे आई जहाँ पर ये किताब पढ़ती थी। किताबें वगैरह उसने हटाकर साइड पे कर दी, क्योंकि अब कीचड़ का जिन इसके हिसाब से तो बन चुका है। वहाँ पर एक पेटी, एक संदूक रखी थी, जिसको ओपन किया इसने और इस अपने बेटे के कुछ कपड़े उस बच्चे को इसने पहनाए। तो वहीं पर एक कपड़े से बनी हुई गुड़िया पड़ी थी, उस बच्चे ने वो उठा ली। तो नसरीन ने उसको कहा कि हाँ ले लो, ये मेरे बेटे की, ये मेरे बेटे को बहुत पसंद थी। लेकिन अब लेकिन के बाद वो रुक सी गई, कुछ बोलना चाहती थी लेकिन नहीं बोला। फिर उसको लेके बाहर आई और वापस उसी कमरे में जो भैंसों को कमरा था वहाँ रख इसको जाके बिठा दिया। क्यों बिठाया? क्योंकि ये जानती थी कि अभी किसी को बताना खतरे से खाली नहीं होगा। कोई इसकी बात का पहले तो यकीन नहीं करेगा, और दूसरा हो सकता है इस बच्चे को कोई नुकसान दे दे या कोई और बात हो जाए। तो उस बच्चे को वहाँ बिठाकर बोला यहाँ से निकलना नहीं जब तक मैं ना कहूँ। ये बोलकर ये घर आ गई और आकर काफ़ी अरसे के बाद सुकून की नींद सोई। रात को कब शुजा आया, कब सुबह हुई, कब सुबह वो खेत पे गया, इसको कुछ पता नहीं। जब आंख खुली तो शुजा नहीं था। ये गई उस कमरे में, भैंसों के कमरे में जाकर देखा तो वो बच्चा बैठा हुआ था और उस डॉल के साथ खेल रहा था। तो उस कमरे को वापस इसने दरवाज़ा बंद किया और ये जंगल में चली गई दोबारा तसल्ली करने कि देखूं कि क्या हुआ था, क्या ये कीचड़ वाला जिन ही है, वहीं से ये बना हुआ बच्चा है या कुछ और हुआ है। क्योंकि रात को अंधेरा था, मुझे नहीं पता चला और मैं बेहोश भी हो गई। सुबह तो मैं भागी आई जल्दी में, तो मालूम नहीं कि क्या हुआ, और दूसरा दिन कैसे गुजर गया वो भी इसको नहीं मालूम। क्यों? क्योंकि ये पूरा दिन उस बच्चे के ताम झाम में लगी हुई थी। उसको नहलाया धुलाया, सारा कीचड़ साफ किया। अब वो बिल्कुल एक आम बच्चे की तरह दिख रहा था और कपड़े उसको पहनाए। दूसरी सुबह ये गई थी जंगल में, लेकिन दिन के वक्त गई तो उन कातलों ने इसको देख लिया और 3 कातलों ने इसका पीछा किया। जंगल में जब पहुंची तो उन कातलों ने इसको पकड़ लिया कि हमने तुम्हें कहा था कि इस गांव को कोई भी छोड़ कर नहीं जाएगा, और अगर कोशिश भी की तो हम तुम्हें मौत के घाट उतारेंगे। इससे पहले ये कुछ बोलती, उन लोगों ने रस्सी का फंदा इसके गले में डाल दिया और ऊपर पेड़ पर फेंक कर इसको खींचा तो ये ऊपर हवा में टंग गई। तो अब इसको फांसी लगने जा रही थी। ये तड़प रही थी बुरी तरह, लेकिन इससे पहले कि इसका दम निकलता, पता नहीं क्या हुआ,
कि वो रस्सी जिस बंदे ने पकड़ रखी थी उसके हाथ से छूटी और ये सीधी आकर ज़मीन पर गिरी। कुछ देर के लिए तो इसको होश ही नहीं था, ऐसे आंखों के सामने अंधेरा छा गया था, लेकिन इसको कुछ नज़र नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। कुछ आवाज़ें इसको सुनाई दी, लेकिन क्या हो रहा था ये इसको समझ में नहीं आया। जब इसके होश सही हुए और दिखना शुरू हुआ तो ये उठ कर खड़ी हुई और अपने चारों गिर्द जब देखा तो वहाँ पर वो तीन हट्टे कट्टे लोग जो इसको फांसी दे रहे थे, जिनके हाथों में कुल्हाड़ियाँ और हथौड़े और इस तरह के और भी हथियार थे, उनके बॉडी के पार्ट्स वहाँ फैले पड़े हैं। कहीं पे हाथ पड़ा है, कहीं पे टांग पड़ी है, कहीं पे पैर पड़ा है, कहीं पे गर्दन पड़ी है, कहीं पे कान पड़ा है। ऐसे टुकड़े टुकड़े हो गए थे। हर तरफ सिर्फ खून ही खून था और कुछ भी नहीं था और कोई वहाँ था ही नहीं, ये अकेली वहाँ खड़ी। ये देखकर ये डर सी गई कि या अल्लाह, ये क्या हुआ है, ये कैसे हुआ, इनको किसने मारा और इस तरह से कि इनके बॉडी पार्ट्स पड़े हैं यहाँ पर ज़मीन पर। ये देखकर ये डर गई और फौरन भागी घर पे जाकर दरवाज़ा इसने बंद किया और तकिए में मुंह डालकर बस सो गई। तो फ्रेंड्स, आज के एपिसोड को यही इख्तिताम पजीर करते हैं। इंशाल्लाह जल्द ही नेक्स्ट एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। तब तक अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें और मज़े से इंजॉय करते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।